हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही है हम आदिकाल पर महत्वपूर्ण प्रश्नावली कर रहे हैं, जिसमें लगातार क्लासेज कराई जा रही हैं। जिसने भी वो पहले की क्लासेज ना देखी हों वो ज़रूर देख लें। काफ़ी कम समय में बहुत कुछ करवाया हुआ है। आज मैं प्ले लिस्ट भी बना दूंगी, जिसको भी वो क्लासेस देखनी हो वो चैनल पर विजिट करके ज़रूर देख ले। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का एक एक प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके पेपर के जो लेवल है उसका ध्यान में रखते हुए ही तैयार की गई क्लास है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रश्न हमारा आज का पहला है, हालाते कन्हैया किसकी रचना है? नंबर 1 पूरन भगत, नंबर 2 अमीर खुसरो, नंबर 3 विद्यापति, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, हालाते कन्हैया के रचनाकार है अमीर खुसरो। अगर हम अमीर खुसरो की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले से आते हैं। कहाँ से आते हैं? ये यूपी से आते हैं। और अमीर खुसरो ने सर्वप्रथम खड़ी बोली का प्रयोग काव्य भाषा के रूप में किया था। ये भी हमें ध्यान रखना है। काव्य भाषा में खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। और इनको हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि भी माना जाता है। किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को। प्रश्न हमारा 2 है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं और 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? नंबर 1 हमीर काव्य, नंबर 2 कीर्ति पताका, नंबर 3 कीर्ति कौमुदी, नंबर 4 कीर्ति लता। तो फ्रेंड्स, अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो उन्होंने माना है कि कीर्ति लता में इन सब जितनी भी चीज़ें सबका यथार्थ वर्णन किया गया है। अगर हम देखें तो कीर्ति लता किसकी रचना है? तो ये है विद्यापति की। विद्यापति की रचनाएं जो कि आदिकाल की रचना मानी जाती है, कीर्ति पताका और कीर्ति लता। प्रश्न हमारा 3 है, बीसल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? नंबर 1 श्रृंगारिक, नंबर 2 आख्यान, नंबर 3 गेय और नंबर 4 प्रबंध। तो फ्रेंड्स, बीसल देव रासों में किया गया है गेय। किसका किया गया है? गेय शैली का। प्रश्न हमारा 4 है, भू परिक्रमा किसके द्वारा रचित रचना है? नंबर 1 ज्योतिश्वर ठाकुर, नंबर 2 गोरखनाथ, नंबर 3 विद्यापति और नंबर 4 आचार्य देव। तो फ्रेंड्स, भू परिक्रमा है विद्यापति की रचना। विद्यापति की रचना जो महत्वपूर्ण है वो आ जाती हैं कीर्ति लता, कीर्ति पताका और पदावली। लेकिन फ्रेंड्स, उससे भी अलग उन्होंने कुछ संस्कृत में भी रचनाएं लिखी हैं, जो कुछ नाम मैंने यहाँ लिख दिए हैं। शैव सर्वस्यसार, पुरुष परीक्षा, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, दान वाक्यावली, विभाग सार, लिखनावली, गया पत्तलक, वर्ण कृति। ये सभी की सभी रचनाएं भी विद्यापति की है, जो कि कभी कभी पेपरों में पूछ ली जाती हैं। इसीलिए मैंने यहाँ ऐड कर दी थी कि अगर कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पदावली से अतिरिक्त भी रचनाएं आ जाती हैं तो हमें वो भी सही लगा सकें। और फ्रेंड्स, अगर विद्यापति की बात करें तो इनको क्या क्या कहा जाता है? मैथिली का पहला कवि किसे मानते हैं? विद्यापति को। और राजशेखर की उपाधि किसे मिली हुई है? विद्यापति को। तो प्रश्न हमारा 5 है, आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। अब हमें यहाँ देखना है कि आदिकाल में हमें कौन कौन सा साहित्य देखने को मिलता है और कौन सा नहीं। जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिख साहित्य, नाथ साहित्य। तो फ्रेंड्स, हम आदिकाल में पढ़ते हैं, जैन साहित्य भी पढ़ते हैं, सिद्ध साहित्य भी पढ़ते हैं, नाथ साहित्य भी पढ़ते हैं, लेकिन सिख साहित्य नहीं पढ़ते हैं। इसीलिए हमारा रॉन्ग ही राइट आंसर हो जाएगा 3। प्रश्न हमारा 6 है, चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? नंबर 1 महाराजा हमीर, नंबर 2 महाराज बीसल देव के, नंबर 3 महाराणा प्रताप के, नंबर 4 महाराज पृथ्वीराज चौहान के। तो फ्रेंड्स, चंद्रवरदाई थे महाराज पृथ्वीराज चौहान के। किसके कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के। और चंद्रवरदाई ने का ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज के यहाँ दरबारी थे, उसके बाद उन्होंने ग्रंथ लिखा पृथ्वीराज रासो, जिसमें उनकी वीरता का वर्णन किया गया है। प्रश्न हमारा 7 है, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है? सिद्धि हेतु आसन का एक रूप, सिद्धि हेतु की जाने वाली क्रिया, सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग, सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री से विरक्ति। फ्रेंड्स, महामुद्रा का अर्थ है सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। प्रश्न हमारा 8 है,
अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है? नंबर 1 महाकाव्य, नंबर 2 खंड काव्य, नंबर 3 प्रबंध काव्य और नंबर 4 मुक्त काव्य। तो फ्रेंड्स, अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक एक खंड काव्य है। कौन सा है? खंड काव्य। और इस खंड काव्य के बारे में एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि अब्दुल रहमान ने संदेश रासक जो ग्रंथ लिखा था वो पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। कैसा है? पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। प्रश्न आ जाता है पहला धर्मेतर रास ग्रंथ कौन सा है? तो वो है अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक। इस पे ये किस पे लिखा गया है? तो वो है ये जिसमें एक विक्रमपुर की वियोगिनी की विरह की कथा वर्णित है। कहाँ की वियोगिनी है? विक्रमपुर की। अगर हम बात करें इसके समय की तो वो 12वीं सदी का उत्तरार्ध और 13वीं सदी का आरंभ माना जाता है। यानी 12वीं सदी का तो अंत था, 12वीं सदी का अंत था, एंड लिख लो यहाँ पे, और 13वीं सदी का स्टार्टिंग था, स्टार्ट लिख लेते हैं अगर इस ग्रंथ के बारे में समय सीमा पूछी जाए तो। प्रश्न हमारा 9 है, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? तो कौन सा है? नंबर 1 महापुराण, नंबर 2 परमात्मा प्रकाश, नंबर 3 भविष्यतका, नंबर 4 पमचर्यो। तो फ्रेंड्स ये लिखा हुआ है पमचर्यो में। पमचर्यो किसकी रचना है? स्वयंभू की। किसकी रचना है? स्वयंभू की। और स्वयंभू क्या कहलाते हैं? अपभ्रंश के वाल्मीकि, कभी नहीं भूलना है। अपभ्रंश के वाल्मीकि कौन है? स्वयंभू। प्रश्न हमारा आज का लास्ट है। आज मैंने सिर्फ 10 ही प्रश्न लिए थे। पंच पांडव चरित्र रास के रचयिता हैं? नंबर 1 शालिभद्र सूरी, नंबर 2 नलपति नाला, नंबर 3 दलपति विजय, नंबर 4 आशुक। तो फ्रेंड्स, पंच पांडव चरित्र रास के रचयिता हैं तो कौन होने चाहिए? शालिभद्र सूरी। कौन है? शालिभद्र सूरी। और इसकी रचना काल क्या माना जाता है पंच पांडव चरित्र रास का? 1350 ईस्वी। यह हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, यह हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की क्लास। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और देखते रहिए सभी वीडियोज़ को। एक एक वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक एक प्रश्न बड़े ही ध्यान से बनाया जा रहा है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। जुड़े रहिए शिवांश हिंदी पॉइंट से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।